बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली थी इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। इसी में एक और वर्ड यूज़ कर रहे हैं हेड ऑन, इसका दूसरा नाम है वन डायमेंशनल कोलिजन। एक्चुअल में क्या देखो, इसमें जैसे ये दो बॉडीज़ हैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट में, से कोई मतलब नहीं है। द लाइन जॉइनिंग देम शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। कोलिजन के बाद भी अगर वो उसी लाइन पर मूव करते रहें, चाहे मूव कैसे भी करें, चाहे इधर उधर हो जाएँ, चाहे ऐसे हो जाएँ, कैसे भी हो जाए, है ना। यानी कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए कोलिजन को नाम दिया हेड ऑन और वन डायमेंशनल। ठीक है। एक टर्म आता है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, u1 u2 स्पीड से चल रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इसको अप्रोच कर रहा है, तभी तो कोलिजन होगा। तो फर्स्ट बॉडी अप्रोचेज द सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, u1 माइनस u2। इन द सेम वे अगर ये दो ऑब्जेक्ट इस तरह से हैं, मूव कर रहे हैं v1 v2 स्पीड से, और v2 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये सेपरेट होते चले जाएंगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो v2 ग्रेटर देन v1 है ना, तो सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इंक्रीजेज है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1। एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कहते हैं द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर नेम्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको मैंने ये लिखा। अगर मैं पीछे वाले सिंबल यूज़ करूँ तो फिर ये आ जाएगा। और इलास्टिक कोलिजन में ऐसा देखा गया कि ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल इक्वल आती हैं, यानी रेशो बना जाएगा। कैसे सीख रहे थे देखो आगे, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं दोबारा से। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक तो हम ये प्रूव करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यानी ई बनाएगा। और एक कोलिजन के बाद इनकी एक्चुअल वेलोसिटीज़ कितनी होंगी वो हम निकाल लेंगे। तो देखो मैंने एक फिगर बनाई है, ये दो ऑब्जेक्ट मूव करना है, बिफोर कोलिजन है u1 ग्रेटर देन u2 है, तभी तो कोलिजन होगा, ये कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद ये ऐसे मूव कर रहे हैं, और इस बार v2 ग्रेटर देन v1 हो गया। ठीक है। तो वी कैन से टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्व pf इज इक्वल टू pr। अब ना जैसे वेक्टर साइन में लगाया, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, इनकी सबके ये लाइन एक ही है, डायरेक्शन भी एक ही ले लिया आपने क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। pf हो गया m1 v1 m2 v2 m1 u1 m2 u2। श्योर, m1 वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो, और ये इक्वेशन बना है। वी कैन से दैट बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन kf इज इक्वल टू kr, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ सारे में से गायब, ये बच गया। और मैं क्या करूँगा, m1 वाले टर्म्स एक तरफ लाऊंगा, m2 वाले दूसरी तरफ लाऊंगा, पहले के तरीके से। ठीक है, और जो कॉमन है वो कॉमन निकाल के मेरे पास ये बचेगा, ये आ गया। ठीक है, ये कॉमन निकाला तो v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर होगा, आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ऐसे ही यहाँ पर लगा दिया। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, ऊपर सेकंड लिखा, नीचे फर्स्ट, ये टर्म कैंसिल हो गए, और फाइनली ये आ गया। देख रहे हो, अगर u1 माइनस u2 इधर लाऊँ और v1 इधर लाऊँ तो ये आ गया। वट इज दिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हो गया नहीं हो गया प्रूफ, एंड e इज इक्वल टू ये रेशियो होता है, ये दोनों वैल्यू इक्वल प्रूफ किया आपने, रेशियो बनाया। तो अगर क्वेश्चन आपको इतना आता है कि शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आप यहाँ तक प्रूव कर देंगे। लेकिन ऐसा केवल इलास्टिक कोलिजन में होगा, ध्यान रखें। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगेन ये लिखा मैंने देखो, और यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल दी, है ना। ये v1 इधर ले आया मैं, माइनस को प्लस कर लिया, और इस वैल्यू को मैं प्लेस कर रहा हूँ इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये रख दी मैंने वैल्यू। उसके बाद ब्रैकेट खोला मैंने, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद ये सॉल्व करता गया मैं, और v1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आया, बाकी टर्म उधर है। अब देखो जैसे m2 u2 दो बार आएगा तो 2m2 u2 आ गया, इनमें से दोनों में से u1 कॉमन निकलेगा, ये निकल गया, m1 माइनस m2 आ गया। मेरा टारगेट है v1 निकालना, तो इसलिए मैंने v1 वाले टर्म को एक तरफ करके बाकी सबको एक साइड ले आया, ये v1 निकल गया। ठीक है ना। अब इस v1 की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, ये इक्वेशन 3 में जैसे ही रखूँगा तो v2 निकलेगा। ये रखा मैंने यहाँ पर, ये रखा v1 की वैल्यू, देखो ये जो v1 है ना, ये रख दिया सारा। अब मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा, ये तुम कर सकते हो, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये तुम कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ केसेस आ गए। वो कह रहे हैं अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस इक्वल होते तब क्या होता है जी। तो ठीक है, जो v1 v2 की इक्वेशन में m1 m2 है, दोनों की जगह मैं m लिख दे रहा हूँ। और ऐसा सॉल्व करने से जैसे ये m माइनस m होगा तो 0 हो जाएगा, 2m u2 m प्लस m 2m, ये कैंसिल,
u2 बचेगा, v1 इज इक्वल टू u2 आएगा, और इसी तरह से v2 निकालोगे u1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे u1 16 था, u2 6 था, तो टकराने के बाद क्या होगा, है ना, ये 6 हो जाएगा इसकी स्पीड और वो 16 से चलेगा, यानी आपस में वेलोसिटी क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगी। कब? व्हेनेवर टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, है ना, कोलाइड, इलास्टिसिटी के अंडर इलास्टिक कोलिजन इनके बीच में होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। अब उसमें दूसरा केस कहता है वो इफ अ बॉडी कोलाइड्स विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, ठीक है, m1 m2 तो इक्वल है, u2 0 है। अब आप फिर उसी तरह से v1 के फॉर्म में प्लेस करना है ना, ये तो कर लोगे, इसमें ऐसा नहीं है मुश्किल कि आप नहीं कर सकते, इसे कर लोगे जैसे। तो करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा कि v1 की वैल्यू तो आ जाएगी 0 और v2 की वैल्यू हो जाएगी u1। बात वही हुई, ये दिखा रखी मैंने फिगर, देखो ये चल रहा था, ये रुका हुआ था, टकराने के बाद ये रुक गया और वो चलने लगा, कितनी स्पीड से, उसी स्पीड से जो स्पीड पहले वाले की थी उसी की स्पीड से वो चलने लग गया। ठीक है, समझ आ गई ना बात ये। उसके बाद तीसरा केस क्या आता है कि लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ हैवी बॉडी जो कि स्टेशनरी है, तो सेकंड बॉडी स्टेशनरी u2 0 और लाइट बॉडी यानी इसका मास जो है वो बहुत कम है m2 से। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी m1 और m2 इकट्ठे आएंगे प्लस या माइनस में, तो वहाँ m1 को इग्नोर कर देना आप। तो जैसे ये आ रहा है, तो देखो मैंने m1 को इग्नोर करके माइनस m2 u1 लिख दिया। अच्छा, ये तो जीरो है ही, इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ m1 प्लस m2 में m1 को इग्नोर करके m2 लिख दिया। सॉल्व करने से v1 इज इक्वल टू माइनस u1 आ रहा है, यानी पहले वाला ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड से चलेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और जब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो m2 माइनस m1 को छोड़ के m2 आएगा, ये बाय द वे 0 था, m1 आएगा और m1 को छोड़ के m2 आया, तो यहाँ पर रेशियो आ गया ये 2m1 अपॉन m2 u1, ये मैंने 2 u1 कर दी ये। अब तुम्हें दिख रहा है कि m1 तो बहुत कम है m2 से, तो ये रेशियो जो होगा बहुत कम आएगा 1 से, इससे v2 भी बहुत कम आएगा और नियरली कितना रहेगा, 0 रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि इस केस में अगर लाइट बॉडी हैवी बॉडी से टकराएगी तो लाइट बॉडी टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस लौट जाएगी और हैवी जो है लगभग स्टेशन हो जाएगी। समझे ना। इसी तरह से ये है व्हेन हैवी बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, उल्टा सोच लो, m1 हैवी हो गया इस बार m2 से, u2 0 है, रख के सॉल्व करो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब ये जो 4 केसेस मैंने सिखाया ना आपको, ये बेसिकली 4 क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पहले कराया था केवल उतना ही आया, हो सकता है वो आपको ये क्वेश्चन बना के दे दे, जैसे कि 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, है ना, अंडरगोइंग वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, शो दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, ऐसे बना दें। अब उसने क्वेश्चन में हिंट किया हुआ 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पूरा डेरिवेशन शुरू से करो, जहाँ मैंने m1 m2 लिखा था वहाँ mm लिखते जाओ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप मासेस को m1 m2 लेके वो v1 v2 के फॉर्म में बना लो जो मैंने आपको सिखाया था, और उनको बनाने के बाद आप उसमें स्पेशल केस नाम लिखकर लिखो, बिकॉज वी आर गिवन दैट m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को इक्वल करके फिर आप v1 और v2 की वैल्यू निकाल दो। उससे क्या होगा, जो 4 केस है ना, नहीं तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दें तो आप क्या करें कि जो फर्स्ट पार्ट है, आप समझ रहे हैं क्या, तो फर्स्ट पार्ट आपने किया था ना वाला, ये वाला, ये सॉल्व करते चले जाएं, और ये सॉल्व करके v1 v2 का फॉर्मूला बनाए तो वो बना लें, उसके बाद उसके इसको डिस्कस कर लो जो वो क्वेश्चन में दे रहा है। ठीक है।